Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की प्लानिंग करते हैं तब आपके मन में सबसे पहली चिंता क्या होती है? यही ना कि ये प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं, इसके कागज वगैरह ठीक है कि नहीं। आपकी चिंता जायज है क्योंकि इसमें लगने जा रही है आपकी जीवन भर की कमाई, जमा पूंजी। इसलिए आप उसकी जांच पड़ताल के लिए वकीलों की मदद लेते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स की मदद लेते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आपको पूरा भरोसा उस पर नहीं हो पाता है क्योंकि ये सब जांच पड़ताल हो जाए फिर भी 420 और फ्रॉड के चांसेस बने रहते हैं। देश के बाकी हिस्सों का मुझे पता नहीं, लेकिन हरियाणा के एक छोटे से शहर पंचकुला ने अपने यहां रजिस्ट्री के सिस्टम को इतना पुख्ता कर दिया है कि उसमें अब चिड़िया भी पर नहीं फड़फड़ा सकती। मतलब जो दर्ज हो गया सो हो गया, उसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। और साथ ही उस रजिस्ट्री को आप दुनिया भर के किसी भी कोने में बैठकर देख सकते हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट ने इस चीज को करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है उसका नाम है ब्लॉकचेन। आज की वीडियो में हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी की कहानी सुनने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं देश के सबसे बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करती है, किन किन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल हो सकता है और भारत में इसकी क्या स्थिति है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको वीडियो आखिरी तक देखनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए मालिक, घंटा बजा दीजिए, दिल से अच्छा लगता है। सबसे पहला सवाल, ब्लॉकचेन क्या है? तो देखिए, ब्लॉकचेन जो है वो डेटा को सुरक्षित रखने की एक टेक्नोलॉजी है जिसके साथ कोई छेड़छाड़ करना या उसे हैक करना या फिर उसमें कोई फ्रॉड करना तकरीबन नामुमकिन है। ब्लॉकचेन आपके लेनदेन का एक डिजिटल लेजर यानी बही खाता है जिसकी डुप्लीकेट कॉपीज एक पूरे नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसे एक तरह की चेन समझिए जिसमें हर ब्लॉक में कई लेनदेन होते हैं और ब्लॉकचेन पर हर बार नया लेनदेन होने पर इसका इंफॉर्मेशन या डेटा दर्ज हो जाता है। यह डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिसका मैनेजमेंट कई भागीदार देखते हैं। किसी एक की मोनोपोली ना होने से यह काफी सिक्योर होता है। इसलिए ब्लॉकचेन को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी डीएलटी कहा जाता है। डीएलटी को ब्लॉकचेन की बैकबोन समझिए जो कि किसी भी लेनदेन को क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर में दर्ज करती है और इसी वजह से किसी भी सूरत में उसे बदला नहीं जा सकता। इसे हैश कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर एक चेन के एक ब्लॉक में बदलाव किया गया तो तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें छेड़छाड़ हुई है। अगर कोई हैकर ब्लॉकचेन के किसी एक ब्लॉक को करप्ट या हैक करना चाहता है तो उसे इस चेन की सभी डुप्लीकेट कॉपीज में बदलाव करने होंगे और यह तकरीबन नामुमकिन है। क्रिप्टो के लिए इथेरियम जैसे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म इसलिए तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि उनमें लेनदेन के लिए बेहद सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए। बिटकॉइन और इथेरियम को और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल पर पहले से ही इन विषयों पर बनाई गई डिटेल्ड वीडियोस को देख सकते हैं जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि यह टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। देखिए, इस टेक्नोलॉजी में जब भी कोई लेनदेन होती है तो वो लेनदेन डेटा के ब्लॉक के तौर पर दर्ज हो जाती है। डेटा ब्लॉक में आपकी पसंद की कोई सी भी जानकारी जैसे कौन, क्या, कब, कहां, कितना और यहां तक कि टेम्परेचर तक दर्ज हो सकता है। मिसाल के लिए खाने पीने के सामान के बारे में आईबीएम ने ब्लॉकचेन बेस्ड एक सॉल्यूशन पेश किया है। यह सॉल्यूशन फूड प्रोडक्ट्स की बर्बादी रोकने के लिए फूड सेफ्टी और ताजगी का आकलन करते हैं। रियल टाइम सर्टिफिकेशन और डेटा टेम्परेचर से जुड़ी जानकारी से खाने पीने के सामान को ज्यादा समय तक सेफ रखने में मदद मिलती है। इस टेक्नोलॉजी में एक ब्लॉक बनने के बाद दूसरा ब्लॉक बनता है और फिर यही क्रम आगे चलता रहता है। हर ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक और आगे वाले ब्लॉक से जुड़ा होता है और इस तरह से एक चेन बन जाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये ब्लॉक्स या पूरी चेन स्टोर कहां पर होती है। तो हम आपको बताते हैं कि ये ब्लॉक्स कंप्यूटर नेटवर्क में स्टोर किए जाते हैं। इन सिस्टम्स या कंप्यूटर्स को नोड्स भी कहा जाता है। हर नोड के पास ब्लॉकचेन या दूसरे शब्दों में कहें तो लेनदेन की एक कॉपी मौजूद होती है। ब्लॉकचेन पर किसी लेनदेन के लिए एक ब्लॉक तैयार हो जाने के बाद नोड्स की सहमति या बहुमत के आधार पर इस ब्लॉक की पुष्टि हो जाती है। अब यह भी जान लीजिए कि नोड्स क्या होते हैं
और ये किस तरह से लेन देन की पुष्टि करते हैं। ब्लॉकचेन ये तो क्रिप्टो की बैकबोन है और उसका सबसे पहला इस्तेमाल वहीं शुरू हुआ, लेकिन इसके सिक्योर ट्रांजैक्शन एनवायरनमेंट को देखते हुए इसका इस्तेमाल अब अलग अलग क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है। अब ये टेक्नोलॉजी न केवल टाइम और मनी की बचत के लिए बल्कि ट्रांसपेरेंसी के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, और केवल इंडिविजुअल्स में ही नहीं बल्कि कंपनी और बैंक्स में इसकी लोकप्रियता और बढ़ रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन आज हम इस कमाल की टेक्नोलॉजी के कुछ बड़े इस्तेमाल आपको बताते हैं जहां पर इसने डेटा सिक्योरिटी और डेटा ट्रांजैक्शन के तौर तरीकों को बदल कर रख दिया। पहला इस्तेमाल इसका मेडिकल डेटा और हेल्थ के फील्ड में किया जाता है। हॉस्पिटल्स, मेडिकल लैब्स के जरिए पेशेंट्स के डेटा की सेफ्टी और लेन देन में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, रियल टाइम IoT ऑपरेटिंग सिस्टम, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ब्लॉकचेन नेटवर्क पर इंटरनेट से जुड़ी डिवाइस आराम से डेटा भेज सकती है। इससे साझा लेन देन के ऐसे रिकॉर्ड तैयार होते हैं जिनमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तीसरा इस्तेमाल पर्सनल आइडेंटिटी की सेफ्टी के लिए। देखिए, डिजिटल आईडी का जो ट्रेडिशनल डेटा आज के दौर में मौजूद है वो बेहद इनसिक्योर हो गया है। ब्लॉकचेन से डिजिटल आईडी को आसानी से और सिक्योर ढंग से मैनेज और स्टोर किया जा सकता है। चौथा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल एजेंसी से जुड़े फ्रॉड से बचने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सॉल्यूशंस के एक टूल के तौर पर अच्छी खासी उपयोगी साबित हो सकती है। पांचवां, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स के निगरानी के लिए। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सप्लाई चेन, इससे जुड़े स्टैक होल्डर्स को इस चेन के ज्यादा प्रभावी मैनेजमेंट के लिए कीमत, तारीख, जगह, क्वालिटी और सर्टिफिकेशन या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को दर्ज करने में मदद कर सकती है। इलेक्शन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि फिलहाल जो अभी वोटिंग सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है और उसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है तो ट्रांसपेरेंट होगी। साथ ही ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग मैनेजमेंट सिस्टम का कई देशों में इस्तेमाल भी हुआ है। नवंबर 2018 में थाईलैंड की सबसे पुरानी थाई डेमोक्रेटिक पार्टी ने ज़ीकॉइन की मदद से नए पार्टी लीडर के चुनाव के लिए प्राइमरी इलेक्शन करवाया था। सातवां इस्तेमाल इसका हो सकता है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज कई सारे जो अब आ रहे हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस कारण क्रिप्टो मार्केट पूरी डिजिटल सिक्योरिटी के साथ काम कर पा रहा है। आठवां इस्तेमाल इसका रॉयल्टी और कॉपीराइट की सुरक्षा में हो सकता है। इन दिनों कॉपीराइट ओनर्स भी अपनी म्यूजिक फाइल्स और दूसरे कॉपीराइट्स की रक्षा के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। जाहिर है, इससे उन्हें अपने म्यूजिक या कंटेंट की अनऑथराइज्ड शेयरिंग रोकने और अपनी रॉयल्टीज के ऑडिट में मदद मिलती है। ब्लॉकचेन नेटवर्क की सबसे पहली खूबी है ट्रस्ट। अगर आप ब्लॉकचेन नेटवर्क पर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप भरोसा रख सकते हैं कि आपको बिल्कुल ठीक और समय से डेटा मिलेगा। साथ ही आपके ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की सीक्रेसी लगातार बनी रहेगी। दूसरी खासियत है सिक्योरिटी। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में डेटा को रखने के लिए सभी नेटवर्क मेंबर्स की सहमति जरूरी है। सभी ट्रांजैक्शंस की पुष्टि होने के बाद फिर इसमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता, और फिर मेंबर्स के अलावा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी किसी ट्रांजैक्शंस को ना तो बदल सकता है और ना डिलीट कर सकता है। इसलिए ये एक सॉलिड सिक्योर सिस्टम में बदल जाता है। तीसरी खासियत यह है कि ये टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है, और कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा लेजर जो होता है वो एक नेटवर्क पर मौजूद सभी मेंबर्स के पास होता है। इससे रिकॉर्ड मिलान करने, उन्हें अटेस्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। साथ ही जब रूल्स का एक सेट ब्लॉकचेन पर स्टोर हो जाता है तो बाद के सभी ट्रांजैक्शंस बेहद तेजी से और अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। अगर यहां तक आप सारी बातें समझ गए हैं तो आपके लिए यह जानना आसान होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए कैसे उपयोगी है। किसी भी ट्रांजैक्शन, एग्रीमेंट, लेन देन या डॉक्यूमेंट में डुप्लीकेट कॉपीज का रिकॉर्ड रखना और उनकी एक्यूरेसी को बनाए रखना किसी भी एजेंसी या कंपनी के लिए आसान नहीं होता। उन्हें थर्ड पार्टी से अटेस्ट कराना पड़ता है, जिसमें अच्छा खासा समय जाता है। अगर वो मैनुअल रिकॉर्ड है फिर तो समस्याओं का अंत नहीं है, और अगर वो डिजिटल कॉपी है तो फिर उसे साइबर अटैक से बचाने में काफी सारे पैसे और मेहनत खर्च हो जाती है। एक बार डेटा की ट्रांसपेरेंसी को चैलेंज मिल गया तो फिर सारी मेहनत बेकार। दूसरे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आने के बाद लेन देन की संख्या भी बढ़ गई है। इन सब से काम सुस्त हो जाता है और मुनाफे पर असर पड़ता है। डेटा और इंफॉर्मेशन को इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए एक फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इन सब प्रॉब्लम से निपटने में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी तरह फिट बैठती है।
इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, आप आए दिन ये खबरें सुनते रहते हैं कि फलानवा ने फर्जी मार्कशीट से नौकरी ले ली, और ये सब संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि जो मार्कशीट को मैनेज करने का अभी सिस्टम है उसमें इतनी खोट है कि कोई भी हेराफेरी कर सकता है। अब अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी अपने सभी स्टूडेंट्स की मार्कशीट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डाल दे तो कोई भी संस्था इस सिस्टम पर भरोसा कर सकती है। सीबीएसई बोर्ड ने इस दिशा में पहला कदम भी बढ़ा दिया है। उसने खुद को पेपरलेस बनाने के लिए अपने सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर लाने की शुरुआत कर दी है। इससे फायदा यह होगा कि रिजल्ट्स में कोई फ्रॉड करना संभव नहीं होगा। अगर कोई इसमें छेड़छाड़ की कोशिश करेगा तो इसका आसानी से पता चल जाएगा। इससे अब नौकरी या किसी अन्य कोर्स में कंपटीशन में एप्लीकेशंस के लिए सर्टिफिकेट्स को अटेस्ट करने की भी झंझट नहीं रहेगी। उम्मीद है कि आपको ब्लॉकचेन पर दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। हमने ऐसे ही क्रिप्टो से जुड़े कई टॉपिक्स पर बारीकी से वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियोस आप हमारे कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आपके मन में कोई अगर सवाल आ रहा है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके घंटा बजा दीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत मिल जाए। चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं देश के सबसे बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं क्रिप्टो की कॉम्प्लेक्स दुनिया को आसान भाषा में समझाने के लिए। आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टैक के बारे में, और इन दोनों के बीच के अंतर को भी समझेंगे क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में इनकी बातें अक्सर चलती रहती हैं। देखिए दोस्तों, हम किसी भी क्रिप्टो की बात करें तो वो किसी ना किसी कॉन्सेंसस मैकेनिज्म पर काम करता है, और उनमें से सबसे मशहूर है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टैक। लेकिन आज की डेट में ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज का झुकाव प्रूफ ऑफ स्टैक की तरफ है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टैक काम कैसे करते हैं। इनसे जुड़े छोटे बड़े टर्म्स को भी आज समझेंगे, जैसे क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है, ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना क्या होता है, माइनिंग पूल किसे कहते हैं, स्टैकिंग पूल क्या होता है, ये सब जानेंगे। लेकिन इसे समझने के लिए आपको वीडियो आखिरी तक देखनी पड़ेगी। और हाँ, शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। जी हाँ, सही समझे आप। हमारे YouTube चैनल कॉइनस्विच कुबेर को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले समझते हैं प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। देखिए, प्रूफ ऑफ वर्क एक क्रिप्टो कॉन्सेंसस मैकेनिज्म है जिसके जरिए ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। कॉन्सेंसस मैकेनिज्म यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी एक चीज के लिए हर एक कंप्यूटर, हर एक नोड का एग्री होना यानी सहमत होना। थोड़ा टेक्निकल हो गया। एक बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लेते हैं और आपको आसान भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए ए बी को कुछ बिटकॉइन सेंड करता है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, तो यहां पर कोई बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यानी ए से बी के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है। अब ऐसे में हो सकता है कि ए जो ये ट्रांजैक्शन करना चाहता है वो फेक हो, या फिर ये ट्रांजैक्शन गलत तरीके से परफॉर्म किया जा रहा हो। जैसे मान लीजिए ए बी को 5 बिटकॉइन सेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ए के पास 5 बिटकॉइन हो ही नहीं बल्कि सिर्फ 4 बिटकॉइन ही हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए के पास अगर 5 बिटकॉइन हो भी तो वो ए ने बी को भी 5 बिटकॉइन सेंड कर दिया हो और सी को भी 5 बिटकॉइन सेंड कर दिया हो। ऐसे में जरूरत होती है इन ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से वेरीफाई करने की, और जो ये काम करते हैं उन्हें माइनर्स कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इन्हें माइनर्स क्यों कहा जाता है। तो देखिए, प्रूफ ऑफ वर्क में जो नए कॉइन्स मार्केट में आते हैं वो इन्हीं माइनर्स के थ्रू आते हैं। जब ये माइनर्स ट्रांजैक्शन वेरीफाई करके ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं तो इन्हें रिवॉर्ड के तौर पर कुछ कॉइन्स मिलता है, और फिर ये कॉइन सर्कुलेशन में आ जाते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं, और इन ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करने वालों को माइनर्स कहते हैं। और ये माइनर कोई भी हो सकता है जो उस बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा हो, जिनका काम ये होता है कि वो वेरीफाई करे कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो सही परफॉर्म हो रही है या नहीं, और इसी वेरिफिकेशन को ट्रांजैक्शन वैलिडेट करना कहते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म में ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि पेन और पेपर लेके ये पजल सॉल्व किया जाता है।
ये मैथमेटिकल पजल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि इसके लिए बड़े बड़े कंप्यूटर, ग्राफिक कार्ड वगैरह की जरूरत होती है, यानी कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत होती है। और इसे सॉल्व करने के लिए बहुत से माइनर्स अपने कंप्यूटेशनल पावर के साथ आपस में कंपीट करते हैं, पर कोई एक माइनर ही जीतकर ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड कर पाता है। बाकी माइनर्स को फिर नेक्स्ट टाइम कंपीट करना होता है किसी और ट्रांजैक्शन के लिए। और यही इसकी सबसे बड़ी खामी है कि एक ही ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए ढेर सारे माइनर्स अपने कंप्यूटेशनल पावर के साथ कंपीट करते हैं, मुकाबला करते हैं, और उनमें से कोई एक ही माइनर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर पाता है। बाकी सारे माइनर्स की जो कंप्यूटर में लगने वाली एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। प्रूफ ऑफ वर्क में एक टर्म है माइनिंग पूल। माइनिंग पूल का क्या मतलब होता है? जब ढेर सारे छोटे बड़े माइनर्स एक साथ मिलकर अपने अपने कंप्यूटेशनल पावर को एक साथ कंबाइन करके माइनिंग करते हैं, तो ऐसे में इनको ब्लॉक रिवॉर्ड मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, और जो रिवॉर्ड मिलता है वो आपस में अपने कंप्यूटेशनल पावर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब माइनिंग पूल्स की खास बात यह है कि बहुत से छोटे माइनर्स को भी माइनिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पाता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो माइनिंग पूल्स कहीं ना कहीं थोड़ा सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, क्योंकि इनके पास ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर होता है, तो ज्यादातर ट्रांजैक्शंस यही वैलिडेट कर पाते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म का इस्तेमाल बिटकॉइन, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन, बिटकॉइन कैश जैसे कई फेमस क्रिप्टो द्वारा किया जा रहा है। अब बारी है यह जानने की कि प्रूफ ऑफ स्टैक कैसे काम करता है। देखिए, प्रूफ ऑफ स्टैक भी एक तरीके का क्रिप्टो कॉन्सेंसस मैकेनिज्म है, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क के अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एनर्जी कंजम्पशन को कम किया जा सके और स्केलेबिलिटी को इनहेंस किया जा सके। प्रूफ ऑफ स्टैक मैकेनिज्म में माइनर्स के बजाय वैलिडेटर्स होते हैं, और इन वैलिडेटर का भी वही काम होता है जो प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स का होता है, ट्रांजैक्शन वैलिडेट करना। बस अंतर इतना है कि इसमें ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए सिर्फ एक ही वैलिडेटर सेलेक्ट होता है। अब सवाल ये आता है कि वैलिडेटर कौन है। देखिए, वैलिडेटर कोई भी हो सकता है जो उस ब्लॉकचेन नेटवर्क का हिस्सा हो और उसके पास स्टैक करने के लिए कुछ कॉइन हो, यानी सिक्योरिटी के तौर पर देने के लिए कुछ कॉइन होना अनिवार्य है। अब ऐसे ही कई वैलिडेटर्स के बीच में से किसी एक को रैंडमली एल्गोरिदम के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। ध्यान रखिए, यह सिलेक्शन उन लोगों के बीच से ही होता है जो अपने कॉइन स्टैक करके पहले से ही रखते हैं, और जिसका ज्यादा कॉइन स्टैक में होता है उसके वैलिडेटर होने की संभावना ज्यादा होती है। अब क्योंकि यहां एक ट्रांजैक्शन के लिए एक ही वैलिडेटर है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो किसी फेक ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर दे या फिर किसी ट्रांजैक्शन को गलत तरीके से वैलिडेट कर दे। ऐसे में उस वैलिडेटर का जितना भी कॉइन स्टैक के फॉर्म में लॉक रहता है, वो अब उस वैलिडेटर को रिटर्न नहीं मिल पाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्लैशिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि टेक्निकल रीजंस की वजह से ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है, जैसे ट्रांजैक्शंस के बीच में अगर बिजली चली गई या फिर सिस्टम खराब हो गया। ऐसे सिचुएशन में भी स्लैशिंग हो जाती है, यानी कि वैलिडेटर को अपना स्टैक रिटर्न नहीं मिल पाता है। इस प्रोसेस में नोटिस करने वाली बात यह है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए पूरे नेटवर्क को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से स्केलेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है, यानी ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ जाती है और कम समय में कई ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाते हैं। प्रूफ ऑफ स्टैक मैकेनिज्म में कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहां किसी भी ट्रांजैक्शन को एक नॉर्मल कंप्यूटर से भी वैलिडेट किया जा सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको प्रूफ ऑफ वर्क में माइनिंग पूल के बारे में बताया था, ठीक वैसे ही प्रूफ ऑफ स्टैक में स्टैकिंग पूल होता है, जिसमें ढेर सारे नोड्स अपना होल्डिंग कॉइन मिलाकर, थोड़ा थोड़ा होल्डिंग कॉइन मिलाकर एक वैलिडेटर बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, स्टैकिंग पूल के भी अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। जैसे एडवांटेज ये है कि स्टैकिंग पूल्स की मदद से उन लोगों को भी ट्रांजैक्शन वैलिडेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पाता है जिनके पास स्टैक करने के लिए उतना कॉइन नहीं होता है जितना कि एक वैलिडेटर बनने का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास कम कॉइन भी है तो वो किसी स्टैकिंग पूल को ज्वाइन करके ट्रांजैक्शन वैलिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और डिसएडवांटेज ये है कि स्टैकिंग पूल्स डिसेंट्रलाइजेशन को कमजोर करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि जो नोड जितना ज्यादा कॉइन स्टैक करेगा उसको वैलिडेटर बनने का चांस उतना ही ज्यादा होता है।
ऐसे में स्टैकिंग पूल्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर अपने होल्डिंग कॉइन को कंबाइन करके ज्यादा से ज्यादा स्टैक करेंगे और आसानी से वैलिडेटर के लिए सेलेक्ट हो पाएंगे। अब तक हमने जाना कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टैक काम कैसे करते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहला अंतर यह है कि प्रूफ ऑफ वर्क में अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर खरीदने पड़ेंगे, महंगे महंगे ग्राफिक कार्ड खरीदने पड़ेंगे। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टैक में ऐसा नहीं है। आप मिनिमम स्टैकिंग वैल्यू जो होती है उसके साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं है आपके पास तो भी आप थोड़े अमाउंट से स्टैकिंग पूल का हिस्सा बन के शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा अंतर यह है कि जो प्रूफ ऑफ स्टैक है वो प्रूफ ऑफ वर्क के मुकाबले ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टैक में स्टैकिंग करना बहुत आसान काम है और स्टैकिंग पूल की हेल्प से तो और भी आसान है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करके वैलिडेटर बन सकते हैं। लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क में माइनिंग के लिए ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत होती है, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ वही लोग कंपीट कर पाते हैं जिन लोगों के पास ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर होता है। इसलिए प्रूफ ऑफ वर्क में ज्यादा बड़े इंस्टीट्यूशंस ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रूफ ऑफ वर्क में माइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन को कमजोर करती है। तीसरा अंतर यह है कि प्रूफ ऑफ वर्क में आपको एक ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करने पर रिवॉर्ड के तौर पर कुछ कॉइन मिलते हैं, साथ ही ट्रांजैक्शन की फीस भी मिलती है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टैक में ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करने पर रिवॉर्ड के तौर पर केवल ट्रांजैक्शन फीस ही मिलती है। चौथा और सबसे बड़ा अंतर जिसकी वजह से ये टॉपिक हमेशा चर्चा में रहते हैं, जो है एनर्जी कंजम्पशन। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म में ढेर सारे माइनर्स अपने कंप्यूटेशनल पावर के साथ आपस में कंपटीशन करते हैं और किसी एक को ही ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने का मौका मिल पाता है। इसलिए जो बाकी माइनर्स होते हैं उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और ऐसे में एक ट्रांजैक्शन के पीछे ढेर सारी एनर्जी का वेस्टेज होता है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टैक में एक ट्रांजैक्शन के लिए एक ही वैलिडेटर होता है और वो भी ये काम एक नॉर्मल कंप्यूटर से भी कर सकता है। इसलिए प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म की तुलना में प्रूफ ऑफ स्टैक मैकेनिज्म कई गुना कम एनर्जी कंज्यूम करता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के अनुसार बिटकॉइन एक साल में 121 टेरावाट आवर एनर्जी कंज्यूम करता है, जो कि अर्जेंटीना जैसे देश के एक साल के एनर्जी कंजम्पशन से भी ज्यादा है। वहीं कार्डेनो, जो कि प्रूफ ऑफ स्टैक मैकेनिज्म पर काम करता है, वो एक साल में सिर्फ 6 गीगावाट आवर एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर बिटकॉइन से तुलना किया जाए तो कार्डेनो 99% कम एनर्जी कंज्यूम करता है। माना कि प्रूफ ऑफ वर्क ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन ये एक वेल टेस्टेड मैकेनिज्म है जिसने बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, इन सबको सालों से सिक्योर और डिसेंट्रलाइज रखा है। वहीं प्रूफ ऑफ स्टैक अभी अपने शुरुआती दिनों में है और प्रूफ ऑफ वर्क के मुकाबले कम टेस्टेड मैकेनिज्म है। आपको क्या लगता है, कौन सा मैकेनिज्म बढ़िया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी के लिए कॉइन स्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए। चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप है कॉइन स्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपके साथ विशाल। हम करते हैं चर्चा क्रिप्टो की बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। कहा जाता है कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद रातों रात अमेरिका के बड़े बड़े बैंक्स जैसे वन वेस्ट बैंक का एंडी मैक, जेपी मॉर्गन चेस के वॉशिंगटन म्यूचुअल जैसे बैंक्स को भारी लॉस हुआ था। शेयर बाजार में मानो भूचाल सा आ गया था। अमेरिका और जापान के साथ साथ भारत जैसे देशों में भी कई बड़ी कंपनीज डूबने के कगार पर पहुंच गई थी। लोगों की नौकरियां जाने लगी थी और कई की चली भी गई थी, क्योंकि बैंक्स बड़े बड़ी कंपनीज को लोन देते चले गए और बाद में उनके वो पैसे डूब गए। इसी दौरान सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को लाने की तैयारी शुरू कर दी। आज की वीडियो में हम उसी बिटकॉइन के बारे में जानेंगे कि ये क्रिप्टो कैसे बनी है, कैसे काम करती है, इसका फ्यूचर क्या है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो खत्म होने तक आपके भीतर बिटकॉइन को लेकर जो भी सवाल है उसके जवाब मिल जाएंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आगे बढ़े हैं उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कॉइन स्विच कुबेर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और घंटा भी बजा दीजिए, क्योंकि यहां क्रिप्टो के ज्ञान की गंगा बहती रहती है।
तो ये बात है आज से 13 साल पहले 31 अक्टूबर 2008 की, जब सतोशी नाकामोटो नाम के एक शख्स, या कहिए कई लोगों के एक ग्रुप जिसका नाम सतोशी नाकामोटो है, क्योंकि अभी तक पहचान जाहिर नहीं हुई है कि कौन है सतोशी नाकामोटो, जो भी हो, उसने एक पेपर रिलीज किया जिसमें उसने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया था। इसके जरिए उन्होंने अपने मकसद को साफ कर दिया। वो हमारे मौजूदा बैंकिंग सिस्टम की जो खामियां हैं उसे मिटाने के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी लाना चाहते थे, जिसे उन्होंने बिटकॉइन का नाम दिया। बिटकॉइन की लेन देन में किसी भी बैंक या फाइनेंशियल संस्था की कोई जरूरत नहीं होती। इस पर किसी बैंक या सरकार का कोई जोर नहीं था। 2008 जैसा किस्सा इसके साथ होना लगभग नामुमकिन है। बिटकॉइन जिस कोड से बना हुआ है उसकी शुरुआत सतोशी ने 2007 से ही कर दी थी। साल 2008 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर bitcoin.org का डोमेन खरीदा और उस एड्रेस पर वेबसाइट बना दी। उन्होंने यह भी बताया कि डिजिटल करेंसी, जिसको उन्होंने बिटकॉइन नाम दिया है, वो आखिर काम कैसे करेगी। बिटकॉइन को आप अपनी पॉकेट में रखे नोट की तरह छू नहीं सकते। इसे सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही रखा जाता है। इसे दूसरे लोगों के पास भेजने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है बैंक ट्रांसफर की तरह। साथ ही बैंक ट्रांसफर में जैसे 1 से 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन बिटकॉइन में इसके उलट मिनटों में ही ट्रांसफर हो जाता है। आज के दौर में बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। फरवरी 2021 में बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू 1.11 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गई थी। लेकिन बिटकॉइन और आम करेंसी जैसे रुपया, डॉलर, यूरो, इन सब में सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो आम नोट है वो सरकार के कंट्रोल में होते हैं, बैंक के कंट्रोल में होते हैं, और सरकार जब चाहे जितनी करेंसी छाप सकती है, जिससे महंगाई बढ़ती है। साथ ही सरकार किसी के भी अकाउंट को फ्रीज कर सकती है बिना उसके मालिक से पूछे। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता है। उस पर किसी भी सरकार या बैंक का कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज होता है। मतलब जो आपके बिटकॉइन है उसका मालिकाना हक केवल आपके पास होता है, किसी के पास कंट्रोल नहीं होता है। बिटकॉइन को सबसे खास बनाती है उसके पीछे की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन की ब्लॉक्स की एक चेन होती है जिसमें जानकारी स्टोर की जाती है। जैसे बैंक सभी के ट्रांजैक्शन को लेजर में लिखकर रखते हैं, मतलब बही खाते में, उसी तरह ब्लॉकचेन काम करता है। बैंक्स की लेजर बुक में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन में जो जानकारी एक बार डाल दी जाती है उसे चाह कर भी दोबारा नहीं बदला जा सकता। हर ब्लॉक की जानकारी जमा करने की एक लिमिट होती है। जैसे ही वो ब्लॉक जानकारी से भर जाता है, वो ब्लॉक दूसरे ब्लॉक्स के साथ जुड़ जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है, जिससे एक नई चेन बनती है, इसलिए इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। जितने ज्यादा लोग एक क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी चेन भी उतनी बड़ी होती जाती है, और जितनी बड़ी चेन होगी क्रिप्टो की ब्लॉकचेन, उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाएगा। और जितना मजबूत होगा ब्लॉकचेन, उसे हैक करना, उसमें छेड़छाड़ करना, उस पर अटैक करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अगर ब्लॉकचेन के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो अलग से ब्लॉकचेन पर बनाई हुई है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि डॉलर या दूसरी किसी ट्रेडिशनल करेंसी की तुलना में इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसको एक लिमिटेड अमाउंट में ही बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ने पर इसके दाम बढ़ते रहते हैं। बिटकॉइन को बनाने वाले सतोशी नाकामोटो ने इसे बनाने के साथ ही सोर्स कोड में इसकी माइनिंग के ऊपर लिमिट 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख लगा दी थी। इसका मतलब साफ है कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन सर्कुलेशन में नहीं लाए जा सकते हैं। इसलिए लोग इसे फायदे का सौदा मानते हैं, क्योंकि इससे बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई बनी रहेगी और डिमांड बढ़ने पर इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ी भी महंगाई के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा खतरा जो आपके और हमारे पैसों के साथ रहता है वो है नकली नोट। लेकिन बिटकॉइन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जाली बिटकॉइन नहीं बना सकता है। साथ ही आप इसे 24 घंटे 7 दिन कहीं भी किसी भी समय भेज सकते हैं। तो गुरु, हुआ ना ये खरा सौदा। वैसे तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जैसे जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं और बैंक्स बिटकॉइन का इस्तेमाल शुरू करेंगे, वैसे वैसे लोगों का भरोसा इस पर कायम होता जाएगा। तो गुरु, ये थी बिटकॉइन की कहानी। अगर मन में कोई सवाल आ रहा है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख मारिए, और ऐसी वीडियो मिलती रहे उसके लिए हमारा चैनल कॉइन्स विद कुबेर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए। चलते हैं।
Everyone's been talking about highly anticipated Ethereum merge. Ethereum, we have this merge coming. Can Ethereum flip Bitcoin around the merge state? 3 अहम मर्ज टेस्ट में से दूसरा वाला जो टेस्ट है वो पूरा किया है. But what is Ethereum merge? When is Ethereum merge and who is Ethereum merge in the first place? The one-line summary is this. Ethereum merge represents Ethereum shifting from proof of work to proof of stake consensus mechanism. If you want to know more, stick around. But before we dive into any of this, make sure you subscribe to the Coinswitch Kuber YouTube channel. So let's get started. To understand Ethereum merge, we first need to understand DeFi and how financial systems work. So let's trace the evolution of money. From 5,000 years ago till now, we've had metallic money, paper notes, plastic cards, even digital payments. Point being, these were all centralized, meaning they were controlled by intermediaries. Decentralized finance, or DeFi, redistributes that power from people to pieces of code. Satoshi Nakamoto's Bitcoin was the first real example of this. That's baby Vitalik Buterin, the guy who created the second largest crypto after Bitcoin, Ethereum. Ethereum isn't just a token, it's a platform for decentralized apps. Just to give you an idea, DeFi platform's market size is expected to touch $500 billion by 2028. Great, so Ethereum is revolutionizing finance as we know it. But wait, hold on, I'm getting a call. Houston, I think we have a problem. Let's say Ethereum's main network is a bike, an old energy guzzler with wobbly tires. It can't move faster even if it tries. What it needs is a new electric engine to make it a lean, clean machine. However, Ethereum's mainnet supports several decentralized apps and projects. So the aim is to keep it running. The old bike that's been plodding along should ideally not be stopped. So the million-dollar question is this: how does one change the engine of a moving bike? The solution that the developers came up with was to have two bikes run parallel to each other perfectly in sync and then swap their engines. So I guess Ajay Devgan's entry in Full or Kante was ahead of its time. Alright, so no pressure, but they have one shot to get this right. All of the test runs were done on a parallel blockchain called the Beacon blockchain, a parallel test network. And so far they've gotten it right thrice. In fact, the last trial was on 10th August called Go Early. The act of swapping the traditional engine with the new electric one is called the merge. What does any of this mean in real terms? The old traditional engine is called proof of work, while the new electric one is proof of stake. Both of these are different ways of creating a block on the blockchain. There's actually a whole Twitter tug of war on which is better. To understand this better, let's say there's a race. In proof of work, whoever crosses the finish line first wins. The effort of whoever else was competing alongside is more or less wasted energy. If you add up the energy of everyone who is participating in the race, the total is this huge, gigantic number, and hence the process is energy intensive. In proof of work, if you translate it into the crypto world, everyone solves this complex math problem and whoever solves it first gets ETH tokens. Let's talk about proof of stake now. In this case, it's important to note that not everyone runs the race. At the start of the race, everyone pulls in money and the race organizer decides who runs. Whoever puts in the highest amount has the highest chances of being selected, because if they don't perform the task, they lose the entire sum. So there's maximum motivation to complete the task. Overall, as you can tell, there's less effort involved. In the crypto world for POS, the protocol acts a bit like a weighted dice while selecting who will solve the next puzzle. Higher the staked amount, higher the chance of getting selected and earning ETH. This is how proof of stake is way more energy efficient than proof of work. In fact, a recent article by Washington Post talked about how Ethereum's energy consumption is 45,000 gigawatts per hour. That's equivalent to New Zealand's entire energy consumption in 1 year. This is the ultimate Hulk smash fact in support of POS. All the POS experiments that we are talking about are happening on the Beacon blockchain. That's the second bike in our earlier example. Think of the merge as a union between Ethereum's main network and Ethereum's Beacon blockchain. And as with most unions and weddings, there's a lot of excitement but a lot of chaos as well. Twitter's been filled with rumors about the Ethereum merge, so we thought it's time to clear the air, time for some myth busting. The first one
hands down, has to be about how Ethereum will be able to process 1 lakh transactions per second after switching to POS. To give you some context, currently Ethereum is only able to process some 30 transactions per second. Ethereum founder Vitalik Buterin's quote talks about how this will be true after all of the phases of ETH's roadmap. For now, the switch from POW to POS just entails a 10% increase in speed. The second most common myth is how gas fee will reduce on the Ethereum network. Gas fee is what we use to transact on the network. Let's be clear, the merge is all about the way we decide how to mine crypto. There's not going to be any impact on gas fee. The third rumor that we'll be talking about is about how users will be able to take out or withdraw the ETH tokens they had pooled as part of the POS after the merge. Unfortunately, the ETH tokens that you had staked, you won't be able to withdraw. They'll be locked in for the next 6 to 12 months until the next merge upgrade comes around. Now let's talk about the big day, the run-up to which made us all feel like Mr. Bean, wondering whether it's even happening, if at all. So the dates of the merge is set. It's set to happen between the 10th and the 20th of September 2022. Well, let's say the merge is a huge success. What next? Some say that the crypto mining process will become 99.95% more eco-friendly after the merge. More environmental benefits means higher adoption from, say, governments and institutions, and hence more demand. At the same time, and this is linked to the third myth we busted just now, the ETH tokens that people pooled or staked can't be withdrawn, at least for the next 6 to 12 months till the network's upgraded. That means there won't be a sudden sell-off of Ethereum tokens, that is, a lot of people adding Ethereum tokens into circulation. Hence, supply is more or less constant. I know what you're thinking, potential bull run, right? But there's so many variables at play. Price movement is bound to happen because of the volatility. For more insights on the price action, check out our latest episode of our new podcast, Crypto Kranti. Let's keep in mind though that the story doesn't end at the merge. It's just the first part. Vitalik Buterin listed 5 stages of his vision for Ethereum's development. We still have Surge, Verge, Purge and Splurge. All of these are steps to make Ethereum's network more efficient. That was a long and short of one of the biggest events in blockchain history. By adopting proof of stake, Ethereum will help green the crypto world. Low transaction speed and high gas fee remain to be hurdles, but a successful ETH merge will bring us one step closer to Web3 and DeFi implementation. Drop a comment about what you'd like to know next about the world of Web3. If you like this video, don't forget to like and share. See you next time. नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन स्विच कुबेर का YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ विशाल। हम करते हैं चर्चा क्रिप्टो की बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम जिस क्रिप्टो की बात करने वाले हैं वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि उसे बिटकॉइन के डेवलपर्स ने अल्टरनेटिव के तौर पे बनाया हुआ है। जी हाँ, बिटकॉइन कम्युनिटी में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होने की वजह से उसके ब्लॉकचेन में अपडेट करके इसको बनाया गया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन कैश की। जानेंगे कि 2017 में ही बना हुआ कॉइन इतना मशहूर कैसे हो गया, इसे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया, इसकी कीमत कितनी है, कब, किस वजह से, किन लोगों ने इसे बनाया, इसके फ्यूचर को लेकर क्या संभावनाएं हैं। बारी बारी से एक एक मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि कॉइन स्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ क्रिप्टो के ज्ञान का भंडार है। सबसे पहली बात, बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन दो अलग अलग क्रिप्टो है। बिटकॉइन कैश का सिंबल है BCH और बिटकॉइन का सिंबल है BTC। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बिटकॉइन कैश का निर्माण बिटकॉइन के ही ब्लॉकचेन में अपग्रेड करके किया गया। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इसे फॉर्क नाम से जानते हैं। तो बिटकॉइन कैश जो है वो बिटकॉइन के फॉर्क से बनाई हुई क्रिप्टो करेंसी है। इसे और सरलता से समझें तो जिस तरह से हम अपने स्मार्टफोन के ऐप्स में नए फीचर ऐड करने के लिए उसे अपडेट करते हैं, ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन पे होने वाले ट्रांजैक्शन को लो कॉस्ट करने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए और फास्ट बनाने के लिए समय समय पर अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ ब्लॉकचेन में ऐड कर दी जाती हैं अपडेट के माध्यम से। और फिर अगर उस क्रिप्टो की कम्युनिटी में इस अपडेट को लेकर मतभेद हो तो वहाँ से ब्लॉकचेन 2 भागों में बढ़ जाता है। अब जो लोग उस फीचर के सपोर्ट में थे वो लोग नए वाले ब्लॉकचेन की तरफ आ जाएंगे और जो लोग उस फीचर के अगेंस्ट में थे वो लोग पुराने वाले ब्लॉकचेन पैटर्न के साथ रहेंगे। ऐसे में एक ब्लॉकचेन
के दो हिस्से हो जाएंगे। नए वाले अपडेटेड ब्लॉकचेन को ओरिजिनल ब्लॉकचेन का फॉर्क कहते हैं। बिटकॉइन कैश भी अगस्त 2017 में बनाया हुआ बिटकॉइन ब्लॉकचेन का फॉर्क है। इसे देसी भाषा में बिटकॉइन का छोटा भाई भी कह सकते हैं। वैसे तो बिटकॉइन के 100 से ज़्यादा फॉर्क हैं, लेकिन बिटकॉइन कैश उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल है। अब सवाल यह है कि बिटकॉइन कैश को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, इस करेंसी को बनाने के पीछे एक बहुत दिलचस्प इतिहास है। 2009 में जब बिटकॉइन का ब्लॉकचेन बना था, तब एक ब्लॉक का साइज हुआ करता था 100 KB और उस वक्त एवरेज ट्रांजैक्शन फीस भी 2 सेंट के इर्द गिर्द थी। बिटकॉइन का ब्लॉक उतना सिक्योर भी नहीं हुआ करता था जितना आज है। फिर धीरे धीरे नए अपडेट्स होते रहे और 2015 में एक ब्लॉक का साइज 500 KB तक बढ़ा दिया गया और फिर कुछ दिनों में एक ब्लॉक के साइज को 1 MB कर दिया गया। लेकिन 2017 में जब एक ब्लॉक के साइज को और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो बिटकॉइन कम्युनिटी 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग ब्लॉक साइज बढ़ाने के पक्ष में थे और कुछ लोग इसके विरोध में थे। बातों ही बातों में इतना मतभेद हो गया कि इस दौर को क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सिविल वॉर कहते हैं। सिविल वॉर का फैसला ये आया कि बिटकॉइन के ब्लॉक साइज को हम बढ़ाएंगे नहीं, वो 1 MB ही रहेगा, लेकिन जो बदलाव हम करना चाहते हैं उसे एक नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करके किया जाएगा। तो नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की गई जिसका नाम रखा गया बिटकॉइन अनलिमिटेड और उसके ब्लॉक साइज को बढ़ा दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में बिटकॉइन अनलिमिटेड हैक हो गया और उसमें ढेर सारी समस्याएं आने लगी। तो अगस्त 2017 में बिटकॉइन कम्युनिटी और बिटमेन डेवलपर्स ने उसके ब्लॉक को एक बार फिर से बढ़ा दिया और एक नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी जिसका नाम रखा बिटकॉइन कैश। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि बिटकॉइन के एक ब्लॉक का साइज 1 MB तक ही सीमित है, तो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा है और स्पीड भी कम है। लेकिन जब 2017 में बिटकॉइन कैश को लॉन्च किया गया तो इसके ब्लॉक साइज को बिटकॉइन के ब्लॉक साइज के 8 गुना बनाया गया, यानी कि बिटकॉइन कैश का ब्लॉक साइज 8 MB का बनाया गया और फिर 2018 में इसे 4 गुना बढ़ाकर 32 MB का कर दिया गया, यानी आज बिटकॉइन कैश का ब्लॉक साइज 32 MB का है। बड़े ब्लॉक्स बनाने का लॉजिक ये था कि जितने बड़े ब्लॉक्स होंगे उतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन एक साथ वैलिडेट हो जाएंगे, यानी कि स्पीड तेज होगी और तो और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा लोगों में बट जाएगी। जैसे बिटकॉइन का एक ब्लॉक 1000 से 1500 ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकता है, वहीं बिटकॉइन कैश का एक ब्लॉक 25,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन संभाल सकता है। ये आंकड़ा 2018 का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन दोनों बिल्कुल ही अलग हो। अगर ब्लॉक साइज को छोड़ दिया जाए तो इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। जैसे बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन दोनों ही पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसीज हैं, लेन देन को डिसेंट्रलाइज करते हैं। दूसरा, दोनों का मैक्सिमम सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है, यानी कि दोनों ही कॉइन लिमिटेड है। दोनों ही नए सिक्कों की माइनिंग के लिए प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं और ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े माइनर बिटमेन की सर्विस को भी शेयर करते हैं। अब बारी है जानने की बिटकॉइन कैश को बनाने वाले लोग कौन हैं। देखिए, बिटकॉइन कैश को बनाने वाले लोग वही हैं जो बिटकॉइन को बनाने वाले हैं, यानी सतोशी नाकामोटो। लेकिन बिटकॉइन कैश को बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका जो निभाई है वो बिटकॉइन की कम्युनिटी और बिटमेन के डेवलपर्स ने, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं रॉजर स्वर, जो कि बिटकॉइन के बड़े इन्वेस्टर और प्रमोटर भी हैं। ये खुद को बिटकॉइन जीसस भी बुलाते हैं और अब बिटकॉइन कैश को भी प्रमोट करते हैं। वर्तमान में रॉजर बिटकॉइन कैश के CEO भी हैं। दूसरा नाम है जिहाना वू। 2020 में फोर्ब्स के अनुसार ये एशिया के टॉप यंगेस्ट बिलियनियर रहे हैं। ये भी बिटकॉइन कैश को सपोर्ट करते हैं। अगर बिटकॉइन कैश के प्राइस हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसके दामों में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है। एक बिटकॉइन कैश की वैल्यू शुरुआत में 1 अगस्त 2017 को 31,500 रुपए थी और पहले ही महीने के अंदर एक बिटकॉइन कैश की कीमत 15,700 रुपए से 80,800 रुपए के बीच में फ्लक्चुएट करती रही। दिसंबर 2017 में इसकी वैल्यू 74,000 रुपए से 3,22,000 रुपए तक फ्लक्चुएट होती रही। आप इसे बिटकॉइन कैश के दाम के नज़रिए से गोल्डन मंथ भी कह सकते हैं, क्योंकि अब तक बिटकॉइन कैश की इतनी ज़्यादा वैल्यू उसके बाद फिर कभी नहीं पहुंची।
फिर 2018 के शुरुआत में इसकी वैल्यू 88,000 रुपए के इर्द गिर्द रही, लेकिन 2018 के अंत में इसकी कीमत कम होती रही और दिसंबर 2018 में एक समय ऐसा भी आया जब एक बिटकॉइन कैश के दाम बहुत ही नीचे आ गए। दिसंबर 2018 में इसकी कीमत 5700 रुपए से 12,700 रुपए के बीच में फ्लक्चुएट होती रही। बिटकॉइन कैश की वैल्यू इतना नीचे गिरने का सबसे बड़ा कारण इसकी कम अवेलेबिलिटी थी। फिर पूरे 2019 में इसकी कीमत 14,800 रुपए के इर्द गिर्द रहा करती थी और 2020 में एक बार फिर इसकी वैल्यू ऊपर जाने लगी और मई 2021 में इसकी कीमत फिर एक बार 98,661 तक देखी गई थी। दोस्तों, अगर आप बिटकॉइन कैश की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भारत के सबसे फेमस और सबसे बड़े प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच कुबेर पर कर सकते हैं, जिसकी ऐप की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। वहां से जाके डाउनलोड करिए और अपनी KYC अपडेट करिए, फिर बहुत ही आसानी से ट्रेडिंग करना शुरू करिए। अब बारी है ये जानने की कि बिटकॉइन कैश से किन लोगों ने हाथ मिला रखा है और किन संस्थाओं ने इसमें अपनी मोटी तगड़ी रकम लगा रखी है। रॉजर वेर, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, उन्होंने बिटकॉइन कैश के अडॉप्शन और बढ़ाने के लिए इसमें $200 मिलियन यानी लगभग 1,482 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप किया है। अब बारी है ये जानने की कि बिटकॉइन कैश इतना पॉपुलर क्यों है। देखिए, उसके पीछे पहली और सबसे बड़ी वजह ये है कि बिटकॉइन कैश बिटकॉइन का फॉर्क है। और बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली, सबसे पुरानी और सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन कैश को डेवलप करने वाले लोग भी बिटकॉइन कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, इसलिए बिटकॉइन कैश को पॉपुलर होना ही था। लेकिन इन सब के अलावा बिटकॉइन कैश को काफ़ी सोच समझ के बनाया गया था। बिटकॉइन की जितनी भी कमियां हैं, उन सभी कमियों को बिटकॉइन कैश में सुधारने की कोशिश की गई। यही थी बिटकॉइन कैश की कुंडली। अगर आप दुनिया की टॉप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने पहले से ही वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बाकी अगर आपका बिटकॉइन कैश से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम वहाँ उसका जवाब दे देंगे। और हाँ, आप कॉइनस्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा भी बजा दीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलते हैं। गुड गर्ल। हाँ जी हेरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमें आज बताइए कि आपकी मीम कॉइन्स पे क्या राय है? आपने कभी सोचा कि आप खुद का एक क्रिप्टो बनाएंगे? क्रिप्टो में आपका कोई इंटरेस्ट है क्या? आई थिंक दिस इज़ अ क्वाइट क्रिप्टो वेल दैट वी हैव विद अस। हेरा, आप ये बताइए हमें कि कभी डोज कॉइन आपने सुना है? आपके कोई दूर के रिश्तेदार तो नहीं है डोज कॉइन? ओह, समझ एक्साइटेड टॉकिंग अबाउट डोज। आप सोच रहे होंगे कि अरुणिमा तो सही में भौंकला गई है, डॉग्स लाइक हेरा से मीम कॉइन्स के बारे में बात कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिप्टो की दुनिया एंड डॉगीज की दुनिया में तगड़ा कनेक्शन है? डोंट बिलीव मी, लुक एट शिबा इनू, डोज कॉइन, टामा डोज। तो आज के मनी मंत्र एपिसोड में हम जानेंगे कि व्हाट आर मीम कॉइन्स एंड व्हाई आर दे सो पॉपुलर। उससे पहले कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं प्रकट हुई वैसे ही क्रिप्टोज इंटरनेट मीम्स एंड जोक से प्रकट होते हैं। जैसे क्वीन एलिजाबेथ II की अभी डेथ हुई तो 24 घंटों के अंदर क्रिप्टोज एंड NFTs में मार्केट में बरसात ही हो गई। वेब3 की दुनिया शायद वो इकलौती जगह है जहां मीम्स एक्चुअल क्रिप्टोज बन जाते हैं। एंड इवन इफ ये मीम कॉइन्स के नाम आपके लिए विदेशी हैं, आई एम श्योर आपने ये मीम्स तो ज़रूर देखे होंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ दीज मीम कॉइन्स एंड अप बिकमिंग शिट कॉइन्स, यानी कि वो प्रोजेक्ट्स जो बिल्कुल ही यूजलेस बन जाते हैं, इनफैक्ट निवेशकों का नुकसान ही कर देते हैं। लेकिन इस स्ट्रेंज दुनिया में 2 मीम कॉइन्स मेन स्ट्रीम हो गए हैं जिसमें लोग करोड़ों पैसे डाल रहे हैं। एक तो है डोज कॉइन एंड दूसरा शिबा इनू का शिप कॉइन। तो टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ थिंग्स, लेट्स जस्ट लुक एट द फिगर्स। करंट मार्केट कैप वाइज डोज कॉइन है करीब 600 करोड़ रुपए के अराउंड एंड शिबा इनू कॉइन है 500 करोड़ रुपए। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, कॉइनस्विच ऐप पे एक रिस्कोमीटर है जो आपको डबली श्योर करेगा बिफोर यू पुट इन इवन द मनी। एंड अगर आप कंफ्यूज्ड है कि मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं, देन वेरी वैलिड क्वेश्चन, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बिफोर वी कंटिन्यू दो, कैन वी जस्ट प्लीज पॉज एंड अग्री कि यार ये क्रिप्टोज इतने क्यूट लगते हैं। चलो अब है कॉफी टाइम, बिकॉज अब हम बात करेंगे इतिहास की। एंड
वो भी क्या दिन थे यार. I mean, let's rewind to 2013. लोग क्लब्स में बदतमीज दिल एंड लुंगी डांस पे डांस कर रहे थे एंड लोगों ने FB पोक से IGDM करना चालू कर दिया था. बिटकॉइन को लॉन्च हुए सिर्फ 4 साल हो गए थे एंड इंटरनेट पे ये डॉगी का मीम ट्रेंड हो रहा था. एंड यू माइट बी वंडरिंग बट व्हाई. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि इंटरनेट में कुछ भी होता है एंड कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन. सो दिस मीम वाज ट्रेंडिंग एंड अडोबी के एक इंजीनियर थे जैक्सन पामर करके एंड उन्होंने सोचा कि वाओ इस मीम को तो क्रिप्टो होना चाहिए. एंड IBM के इंजीनियर बिली मार्कस ने पामर का ये ट्वीट पढ़ा एंड थॉट सच क्लेवर मच वाओ एंड उसको असलियत में बदल दिया. तो ऐसे पैदा हुआ क्रिप्टो का फेवरेट मीम कॉइन डोज कॉइन. उसके बाद डोज कॉइन ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा. एक साल में बिटकॉइन के ट्रेडिंग वॉल्यूम को ओवरटेक कर लिया एंड इन 2017 150 करोड़ रुपए के मार्केट कैप को भी छू लिया. बट द रियल रैली हैपेंड इन दिसंबर 2020 एंड आप सोच रहे होंगे क्यों. डू यू ऑनेस्टली थिंक कि क्रिप्टो की दुनिया में किसी को भी पता है कि चीज़ें क्यों होती है. डोज कॉइन ने मारा मौके पे चौका. 24 आवर्स 24 घंटों में 800% प्राइस गेन हुई एंड टेस्ला फाउंडर इलॉन मस्क की नज़र उस पर फिक्स हो गई. डोज कॉइन को और बारीकी से समझने के लिए हमने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जिसमें हम सिर्फ डोज कॉइन की ओरिजिन स्टोरी एंड उसकी प्राइस हिस्ट्री देखते हैं. उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है. डोज कॉइन के बाद शिबा इनु ने मारी एंट्री. जुलाई 2020 में आप क्या कर रहे थे. आइसक्रीम स्टॉक अप कर रहे होंगे क्योंकि पैंडेमिक का टाइम था. शायद इवन नेटफ्लिक्स कर रहे थे बिकॉज एटलीस्ट मैं तो वही कर रही थी. लेकिन सोचिए दुनिया में कोडर्स थे जो एक्चुअली डोज कॉइन को टक्कर देने वाले क्रिप्टो को डेवलप कर रहे थे. उसका नाम था शिबा इनू एंड इनफैक्ट डोज किलर का नाम से भी ये जाना जाता है. मेन डिफरेंस ये है कि डोज कॉइन एक टोकन नहीं कॉइन है बिकॉज उसका खुद का डेडिकेटेड ब्लॉकचेन है वर्सेस शिबा इनू जो एक टोकन है बिकॉज वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बना है. इट डजंट हैव इट्स ओन डेडिकेटेड ब्लॉकचेन. जैसे ये टोकन रिलीज हुआ ऐप डेवलपर्स ने सोचा कि यार मार्केट में पहले इतने सारे क्रिप्टोज है, क्यों ना एक क्रिप्टो सेलिब्रिटी को दे देते हैं. शायद 1-2 ट्वीट मिल जाए पब्लिसिटी के तौर पर. तो पकड़ा भी तो किसको, नन अदर देन इथेरियम फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन. एंड सीधा शिबा इनू का 50% ऑफ टोकन सप्लाई उनके पॉकेट में एयर ड्रॉप यानी टपका. एक साल में ही अक्टूबर 2021 तक शिबा इनू का प्राइस 10 गुना बढ़ा. वो एक हाउस होल्ड नेम बन गया. एक्चुअली शिबा नाम का एक और भी चीज़ है, हमें कमेंट्स में बताओ. बधाई हो, डोज कॉइन की पॉपुलैरिटी से इंस्पायर्ड कई सारे मीम कॉइन्स पैदा हुए. एंड नाउ दैट वी अंडरस्टूड डोज कॉइन एंड शिप कॉइन की ओरिजिन स्टोरी, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो दुनिया में सक्सेसफुल कैसे बनते हैं. द गुड न्यूज इज इट्स वेरी सिंपल. 3 की इंग्रेडिएंट्स है टू बी सक्सेसफुल इन द क्रिप्टो वर्ल्ड. इन्फ्लुएंसर, कम्युनिटी एंड सोशल मीडिया हाइप. मीम कॉइन्स की पॉपुलैरिटी आती है उनके सपोर्टर से जो यूजुअली पावरफुल सेलिब्रिटीज होते हैं. ऑटोग्राफ्स बाद में प्लीज. क्लासिक एग्जांपल है डोज कॉइन के सपोर्टर्स इलॉन मस्क जो इनफैक्ट दुनिया के रिचेस्ट आदमी है एंड शार्क टैंक जज मार्क क्यूबिन. सच्चे बिलीवर्स के लिए क्रिप्टोज एंड मीम कॉइन्स एक मूवमेंट के समान है जो ट्रेडिशनल बैंकिंग को टक्कर दे सके. एंड इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्ट इन क्रिप्टोज क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस या डीफाई की साइड ले सके. जब हमारे दोस्त सोशल मीडिया पे 100-200% इन्वेस्टमेंट रिटर्न का शो ऑफ करते हैं तब लगता है यार क्या सिर्फ दुनिया में मैं ही गरीब हूँ क्या. तभी लोग फोमो में आके व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को देखते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके विद जीरो रिसर्च. आई होप अभी तक का समझ आ गया क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स का प्रभाव प्राइस पे पड़ता है. ट्वीट पे ट्वीट मिला माय लॉर्ड लेकिन भरोसा नहीं मिला. एंड 50 रुपये ओवर एक्टिंग का काट लेना बिकॉज दिस इज टोटली वैलिड इन दिस केस. एक नए निवेशक के पर्सपेक्टिव से आपको DYOR करना चाहिए यानी डू योर ओन रिसर्च. तो ये था मीम कॉइन्स का ओरिजिन स्टोरी, द मेन रीजंस व्हाई दे पॉपुलर एंड ऑल्सो एज अ न्यू इन्वेस्टर आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप पंप एंड डंप स्कीम्स के शिकार ना बने. तो कमेंट्स में हमें बताइए कि आपके फेवरेट मीम कॉइन्स कौन से हैं. ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने मीम कॉइन सपोर्टर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. हम मिलते हैं अगली बार. नमस्कार दोस्तों, आप हैं कॉइनस्विच कुबेर के YouTube चैनल पर. मैं हूं आपके साथ विशाल. जैसा कि आपको पता ही है कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है. 2020 में मतलब पूरे एक साल में पाकिस्तान में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ था उससे ज्यादा
एक साल में बिटकॉइन की माइनिंग में कंज्यूम हो जाता है। मगर एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। बिटकॉइन की तुलना में उसमें 99% कम एनर्जी कंज्यूम होता है। आज की वीडियो में हम उसी क्रिप्टो करेंसी की बात करने वाले हैं। नाम है कार्डेनो। आगे वीडियो में जानेंगे कि कार्डेनो ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, एडीए कॉइन कैसे अस्तित्व में आया, उसकी अभी तक की परफॉर्मेंस कैसी रही है, टीम कैसी है कार्डेनो की, फ्यूचर को लेकर क्या संभावनाएं बताई जा रही हैं, इतना पॉपुलर क्यों है, आपको कार्डेनो के बारे में क्यों जानना चाहिए, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि कॉइन्स कुबेर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्रिप्टो के ज्ञान की गंगा बहती रहती है। शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं। देखिए, कार्डेनो एक डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जो कि प्रूफ ऑफ स्टैक एल्गोरिदम पर काम करता है। सर के ऊपर से चला गया, आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि इसका ओनर कोई एक व्यक्ति या एक संस्था नहीं है, बल्कि इसकी ओनरशिप उन सभी लोगों के पास है जो कार्डेनो ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ओपन सोर्स ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि इसके कोड पब्लिक में अवेलेबल है। और प्रूफ ऑफ स्टैक ब्लॉकचेन का एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो माइनर्स होते हैं वो ट्रांजैक्शन वैलिडेट करते हैं, प्रूफ ऑफ स्टैक को और आसानी से समझते हैं। बिटकॉइन और इथेरियम ब्लॉकचेन दोनों ही प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पर काम करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म में ट्रांजैक्शन का नया ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। इसे सॉल्व करने के लिए बहुत से माइनर आपस में कंपीट करते हैं, पर कोई एक माइनर ही जीतकर ब्लॉक को ऐड कर पाता है। बाकी माइनर को फिर नेक्स्ट टाइम कंपीट करना होता है किसी और ट्रांजैक्शन के लिए। ऐसे में जो माइनर ब्लॉक नहीं ऐड कर पाए उनकी ढेर सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टैक मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। प्रूफ ऑफ स्टैक में वैलिडेटर को रेस नहीं लगाना होता है। इसमें ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए माइनर्स को अपने क्रिप्टो करेंसीज नेटवर्क पे स्टैक करना होता है और किसी भी माइनर को एक एल्गोरिदम के थ्रू रैंडमली चुना जाता है ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने के लिए। आपने जितने ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज स्टैक किया है, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। अब क्योंकि इस मेथड में एक ब्लॉक को एक माइनर ही वैलिडेट करता है, तो एनर्जी वेस्टेज मिनिमाइज हो जाता है। क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में अब तक 3 जनरेशन आ चुकी है। पहली जनरेशन की शुरुआत होती है बिटकॉइन से, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारी जो फिएट करेंसीज है, जैसे रुपया डॉलर हो गया, उसका अल्टरनेटिव बनना चाहती हैं। दूसरी जनरेशन की शुरुआत होती है इथेरियम से, जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। और तीसरी जनरेशन की शुरुआत होती है कार्डेनो से, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की स्पीड को बढ़ाने पे काम कर रही है और पावर कंजम्पशन को भी कम करने पर अपना फोकस किए हुए है। अब आइए देखते हैं कार्डेनो कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। देखिए, कार्डेनो मोस्टली 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है। नंबर 1, एनर्जी कंजम्पशन, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया। दूसरा है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी को आसान भाषा में समझे तो किसी 2 ब्लॉकचेन का अपने सिक्योरिटी के दायरे में रहते हुए आपस में डेटा शेयर करना। अब जानते हैं ये कि कार्डेनो को बनाने वाले लोग कौन है और इनकी टीम कैसी है। कार्डेनो के फाउंडर हैं चार्ल्स हॉस्किंसन। देखिए, कार्डेनो के बनने की अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। इथेरियम के फाउंडर विटालिक बुटेरिन और चार्ल्स हॉस्किंसन साथ में काम करते थे, लेकिन साल 2014 के अंत में दोनों लोगों के बीच में मतभेद हो जाने की वजह से चार्ल्स हॉस्किंसन इथेरियम से अलग हो गए। और फिर कुछ महीने बाद 2015 में हॉस्किंसन ने अपने पुराने दोस्त जेरेमी वुड के साथ मिलकर एक नए ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका नाम इनपुट आउटपुट हांगकांग रखा। और इनपुट आउटपुट हांगकांग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कार्डेनो, जिसे 27 सितंबर 2017 को ऑफिशियली अनाउंस किया गया और फिर 1 अक्टूबर 2017 को एडीए कॉइन पब्लिकली लॉन्च कर दिए गए। कार्डेनो फाउंडेशन के सीईओ हैं फ्रेडरिक ग्रेगार्ड। अब जानते हैं ये कि कार्डेनो से किन किन लोगों ने हाथ मिला रखा है और किन किन लोगों ने अपनी मोटी रकम इस पे लगा रखी है। देखिए, अगर कार्डेनो के पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसकी लंबी लिस्ट है, लेकिन उनमें से मैं कुछ प्रमुख नाम लूं तो वो है जूलियन सरोकिन, नॉन फंजिबल चेन, MKT। वहीं अगर कार्डेनो के फेमस पार्टनरशिप की बात की जाए तो उनमें से आते हैं नंबर 1 पर वेरिट्री, जो कि एक पेड़ लगाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्डेनो बाकी ब्लॉकचेन की तुलना में काफी कम एनर्जी कंज्यूम करता है, तो अपने इसी ग्रीन इन्वायरमेंट वाले कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर कार्डेनो फाउंडेशन ने वेरिट्री से पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के चलते वेरिट्री के सारे एफर्ट्स को कार्डेनो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरे पार्टनर हैं UBX,
जो कि एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वेंचर स्टूडियो है जिसकी हेल्प से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की एक्टिविटीज को कार्डेनो ब्लॉकचेन पर बढ़ाया जाएगा। तीसरे पार्टनर है एडटेक। ये कंपनी बेसिकली पेमेंट, फाइनेंस और इंश्योरेंस के लिए ब्लॉकचेन के थ्रू आइडेंटिटी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। कार्डेनो इन्हें टेक्निकल सपोर्ट देगा ताकि ये भरोसेमंद तरीके से ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सके। कार्डेनो इतना मशहूर क्यों है, आइए ये जानते हैं। देखिए, कार्डेनो ब्लॉकचेन जो है वो प्रूफ ऑफ स्टैक मैकेनिज्म पे काम करता है, यानी इसमें पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता है। ये एक सस्टेनेबल ब्लॉकचेन है जो कि इसकी लोकप्रियता में 4 चांद लगाता है। इसके अलावा इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड देखी जाए तो ये बिटकॉइन और इथेरियम के मुकाबले बहुत ही तेज है, जिसकी वजह से कार्डेनो मशहूर हो गया। तो ये थी कार्डेनो कॉइन की पूरी कहानी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमने और भी फेमस क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हैं। बाकी नई वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बजा लीजिए ताकि वो आपको तुरंत मिल जाए। चलते हैं। दुनिया के बच्चों के बीच में एक खेल बहुत ही मशहूर है जिसे चाइनीज विस्पर्स के नाम से जानते हैं। इसमें होता यह है कि कुछ बच्चों को एक लाइन में या गोला बनाकर खड़ा कर दिया जाता है और एक ओर से पहले बच्चे के कान में कोई इंफॉर्मेशन धीरे से डाल दी जाती है। अब बच्चे को करना यह होता है कि उस इंफॉर्मेशन को अगले बच्चे के कान में बोलना होता है। यही प्रोसेस आगे चलती है और आखिरी छोर पर खड़े बच्चे से वही इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि जो इंफॉर्मेशन शुरू में दी गई थी वो आखिरी तक बदल जाती है। ठीक ऐसा ही हो रहा है हमारे जीवन में। कोई भी न्यूज, कोई भी फैक्ट इतनी जगह से घूमकर हम तक पहुंचता है कि हमें पता ही नहीं होता उसमें कितनी सच्चाई है या कितनी मिलावट है। खासकर नई चीजों के साथ, जैसे क्रिप्टो, उसे लेकर लोग ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, फिर भी अपना ओपिनियन बना ले रहे हैं। इस चक्कर में क्रिप्टो को लेकर ढेरों भ्रम फैल गए हैं चारों तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं देश के सबसे भरोसेमंद क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमने इन्हीं क्रिप्टो को जो लेकर भ्रम फैले हुए हैं उसे खत्म करने के लिए ही बनाई हुई है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए ताकि हम इधर वीडियो डालें उधर आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहला भ्रम, क्रिप्टो इंडिया में बैन है, लेके करेंगे क्या, पैसा फंस जाएगा? जी नहीं, क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में बैन नहीं है। इसमें कोई भी कभी भी इन्वेस्ट कर सकता है। देखिए, यह सही बात है कि 2018 में आरबीआई ने इसकी लेन देन पर रोक लगा दी थी, लेकिन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन की एक पीआईएल पे डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बैन मार्च 2020 में हटा लिया और बोला कि बैन लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक है। क्रिप्टो को लेकर नियम कानून बनाइए पर बैन ना करिए, और तब से आज की डेट तक इसमें ट्रेडिंग चल रही है। दूसरा भ्रम है कि सेफ नहीं है, फ्रॉड होते हैं। ये खुद अपने आप में एक स्कैम है। देखिए, बिना जाने समझे लोग इसको स्कैम बोल देते हैं, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। उसकी वजह यह है कि जितनी भी बड़ी बड़ी क्रिप्टो, से बिटकॉइन हो गया, इथेरियम है और भी हैं, ये सब रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने पर लगी हुई है। मतलब जो सिस्टम की पावर चंद लोगों के हाथों में है उसे सभी लोगों में दे रही है, और बड़े बड़े लोग जैसे अमिताभ बच्चन, बिल गेट्स वगैरह इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे गांव शहरों से भी लोग इसमें अपना पैसा डाल रहे हैं। कॉइनस्विच कुबेर पर ही अकेले 1 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो खरीद और बेच रहे हैं, तो स्कैम तो नहीं लग रहा है दोस्त। रही बात सेफ्टी की, तो सेफ्टी में क्रिप्टो का तोड़ नहीं है क्योंकि ये ब्लॉकचेन सिस्टम पर काम करती है। अब ये क्या है, देखिए उसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां से देख लीजिएगा। अभी मोटा मोटी ये समझिए कि ब्लॉकचेन एक तरह का डिजिटल बही खाता होता है जिसमें क्रिप्टो के लेन देन रिकॉर्ड होते हैं, और उस रिकॉर्ड की एक कॉपी उस ब्लॉकचेन नेटवर्क के हर कंप्यूटर के पास होती है जहां से उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। अगर उसमें कोई छेड़छाड़ या चोरी डकैती से लेन देन करना चाहता है तो उससे जुड़े हुए हर एक सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि क्रिप्टो की जो भयंकर प्राइवेसी है वो अपने आप में चमत्कार तो है, लेकिन इसी प्राइवेसी की वजह से इसका इस्तेमाल गलत कामों में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो पेमेंट होती है उसे ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल है कि लेन देन किसके बीच में हुई है। देखिए, ये ठीक बात है कि लेन देन को ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्राइवेसी जो है वो क्रिप्टो की एक खासियत है, अहम खासियत है।
लेकिन नियम कानून बनाकर इन गलत कामों को रोका जा सकता है और हमारी सरकार इस पर लगी भी हुई है। सोचिए कि अगर स्मगलिंग में गोल्ड का इस्तेमाल होने की वजह से पूरी दुनिया से गोल्ड को बैन कर दिया जाता तो क्या स्मगलिंग रुक जाती? अगला भ्रम है कि लाखों करोड़ों में खरीदना बेचना होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज की टेक्नोलॉजी भले ही टेक्निकल हो, लेकिन उसे खरीदना बेचना कॉइनस्विच कुबेर ने बेहद आसान कर दिया है और उसे खरीदने बेचने के लिए बहुत ज्यादा धन दौलत की भी जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप कॉइनस्विच कुबेर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फिर अपनी केवाईसी डालिए, रजिस्ट्रेशन करिए, 2-3 क्लिक पर फिर क्रिप्टो की ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए। और वो 100 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं। मतलब बिटकॉइन की कीमत, एक बिटकॉइन की कीमत भले लाखों रुपए में हो, लेकिन आप 100 रुपए से उसका एक छोटा सा हिस्सा जरूर खरीद सकते हैं। भ्रम नंबर 4 ये है कि क्रिप्टो को लेकर करेंगे क्या, उसका कहीं इस्तेमाल ही नहीं होता। देखिए अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, पेपाल, Amazon, हाईकार्ट जो कि क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं। हाँ, ये बात है कि क्रिप्टो के दामों में होने वाले जो बदलाव हैं वो उसके लेन देन में रोड़ा बनते हैं, लेकिन उसके लिए भी क्रिप्टो करेंसीज अलग से आ गई हैं जिन्हें स्टेबल कॉइन कहते हैं, जैसे यूएसडी कॉइन है, टीथर है। इनके दामों में स्थिरता लगातार बनी रहती है। अगर आप स्टेबल कॉइन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने पहले से ही वीडियो बनाई हुई है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। अगला भ्रम है कि क्रिप्टो जुए जैसा है, पल भर में अमीर पल भर में फकीर बन सकते हैं। देखिए मित्रों, शेयर मार्केट जब आया था तो उसमें भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को इसी तरह से देखा जाता था, लेकिन बाद में समझ आया कि ये तो कंपनी की परफॉर्मेंस से लेकर उसके विजन, फिलॉसफी, प्रोडक्ट, मुनाफे और उसमें काम करने वाले लोगों जैसी तमाम चीजों पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही क्रिप्टो के साथ है, जो कि एक तरह की नई एसेट क्लास है और ज्यादातर बड़ी क्रिप्टो करेंसीज किसी न किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही हैं। जिस क्रिप्टो का विजन और काम वगैरह जितना मजबूत होगा वो उतनी ही मजबूती से क्रिप्टो मार्केट में डटी रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहां जुआ चलता है, यहां भी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में उतनी ही स्ट्रेटेजीज लगाई जाती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि मैंने क्रिप्टो से जुड़े कुछ भ्रम जरूर दूर किए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और हाँ, क्रिप्टो से जुड़ी बारीक जानकारी के लिए हमने और भी वीडियोस बना रखी है, हमारे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। और नई वीडियोस मिलती रहे उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा देना है। चलते हैं। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.